हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके अलाइड सर्विसेज के एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे और इसके साथ अगर आपका टीजीटी कमीशन है, टीजीटी टैट है, तो इसकी दृष्टि से भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाज गिवन? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है? ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है 103rd अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 103rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 इज रिलेटेड टू ईडब्ल्यूएस कोटा और ईडब्ल्यूएस कोटा है 10%। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 104th अमेंडमेंट रिलेटेड है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की 2 सीट से जो एबोलिश की गई थी 2020 में। ओके, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की 2 सीट्स लोकसभा में होती थी जिनको एबोलिश किया गया था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अ स्पीकर अलाउज एनी मेंबर टू स्पीक इन पार्लियामेंट इन हिज ऑब्लिक हर मदर लैंग्वेज? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यक्ष किसी सदस्य को संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है? सो आर्टिकल 121 रिलेटेड है संसद में बोले जाने वाली मातृभाषा की अनुमति प्रदान करने से। अंडर आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ स्पीकर अलाउज एनी मेंबर टू स्पीक इन पार्लियामेंट इन हिज मदर लैंग्वेज। ऑप्शन फर्स्ट में दिए गए हैं आर्टिकल 19(1). आर्टिकल 19(1) इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे यूएसओ से, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। स्टार्टिंग में आर्टिकल 19 में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट दी गई है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर। राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। और स्टेटमेंट 2 दी गई है, राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 एंजॉयज स्पेशल पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, बिल्कुल करेक्ट है। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीएम। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नॉट लोकसभा स्पीकर। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट अगर चेक करें, राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 एंजॉयज स्पेशल पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए, इस आर्टिकल से ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स अपॉइंट नहीं होते हैं, स्टेटमेंट गलत है ये। आर्टिकल 312 ये अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है राज्यसभा को टू सेट अप द न्यू ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज की न्यू ब्रांच सेटअप करने की अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है। ओके, ना कि ह्यूमन राइट कमीशन की। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड गलत है। फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है। ओके, दोनों गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, नीलम संजीव रेड्डी हैज आल्सो वर्कड एज अ स्पीकर लोकसभा प्रायर टू हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे। ये नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। इनका जो टेन्योर रहा वो रहा 1977 से 1982 तक। इससे पहले ये लोकसभा स्पीकर भी रहे। लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल रहा इनका 1977 में। ओके, बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। ओके,
तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज ट्रू अबाउट मनी बिल। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन बिल के बारे में क्या सही है। ये सबसे पहले अगर देखें स्टेटमेंट थर्ड, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, बिल्कुल सही है। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फोर्थ स्टेटमेंट देखें, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, ऑल द एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया संपूर्ण खर्च, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, बिल्कुल सही है। किसी भी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन या विनियमन करना धन बिल के अंतर्गत आता है। ओके, मनी बिल के अंतर्गत। तो स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। ओके, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की जो एज थी वो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, 21 ईयर्स, इसे घटाकर 18 ईयर कर दिया गया था। ओके, वोटिंग एज को, मिनिमम वोटिंग एज। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। ओके, 1989 के तहत। सेकंड स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन मिली है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ओके, 2019 में, ना कि 93rd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट देखें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एडिड आर्टिकल 19A इन कॉन्स्टिट्यूशन, 86वां संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था, ना कि 19A को। आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, ना कि 19A। ओके, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट है, इन 2002 ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू दियर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स वाज एडिड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटी 51A के में। ओके, इसमें कहा गया था कि पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। ओके, एजुकेशन की सुविधा इनको दें, शिक्षा की। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सेकंड गलत है, थर्ड गलत है। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, तो फोर्थ एंड फर्स्ट यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई है। पहली स्टेटमेंट है, पार्ट 9 वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संविधान में भाग 9 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायती राज को जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई और इसे नाम दिया गया पंचायत। अगली स्टेटमेंट है सेकंड, आर्टिकल 243D प्रोवाइड्स रिजर्वेशन टू वीमेन इन ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 243D ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण प्रदान करता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 243D के तहत रिजर्वेशन दी गई है महिलाओं को ग्राम पंचायत में। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए सही होगा। आर्टिकल 243 में डेफिनेशन है पंचायत की डेफिनेशन है।
ए में ग्राम सभा के बारे में बताया है, ग्राम सभा। 243 बी में बताया गया है पंचायतों के गठन के बारे में। ओके, सो दैट्स इट। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।